हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो कि फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन। ठीक है, इसका पार्ट 5। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमने इसके पहले क्या कवर किया है कि किसी भी गैस को जब हम द्रव में मिलाते हैं तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है हेनरी का नियम। ठीक है, क्या पढ़ा है? हेनरी का नियम। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है कि हम किसी द्रव को द्रव में मिलाएंगे, मतलब द्रवीय विलयन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन क्या होता है? जब कोई विलायक जो होता है द्रव होता है। जब जब विलायक जब विलायक विलायक द्रव हो तो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। तो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रवीय विलयन कहते हैं। ठीक है, हमें क्या समझना है? हमें समझना है इसमें, हमने इसके पहले पढ़ा है कि जब हम किसी गैस को द्रव में मिलाएंगे, ठीक है, अर्थात उसमें हमने पढ़ा हेनरी का नियम। अब हमें क्या पढ़ना है? जब किसी द्रव को द्रव में मिलाएंगे या किसी ठोस को द्रव में मिलाएंगे, ये दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हमने कहा द्रवीय विलयन क्या होता है? जब विलायक द्रव हो तो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये है एक विलयन है। क्या है? विलयन। विलयन में दो चीजें मिले होंगे, एक विलय और विलायक। विलय के रूप में मान लो चीनी है, ठीक है, विलय के रूप में मान लो चीनी है, या मान लेते हैं विलय के रूप में तेल है, ठीक है, या एल्कोहल है। क्या है? विलय के रूप में एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। और विलायक के रूप में पानी है, विलायक के रूप में पानी है। तो पानी कैसा है? पानी द्रव है। पानी किस रूप में है? द्रव। और पानी किसका काम करता है? विलायक का। मतलब ये जो पानी है वो द्रव है, ठीक है, और द्रव जो है विलायक का काम करता है। मतलब पानी विलायक का काम करता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कह देते हैं? द्रवीय विलयन। ठीक है, जिसमें जो विलायक हो वो द्रव होना चाहिए, द्रवीय विलयन कहलाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे हम द्रवीय विलयन के बाद बात करते हैं द्रवीय विलयन के प्रकार। द्रवीय विलयन के प्रकार। द्रवीय विलयन के प्रकार। तो द्रवीय विलयन के दो प्रकार इसमें होते हैं। सबसे पहला है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन। द्रवीय विलयन में सबसे पहले क्या है? द्रव का द्रव में विलयन। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। ये किस प्रकार के हैं? इसमें कितने पदार्थ मिले हैं? इसमें दो पदार्थ मिले हैं। कौन कौन सा? द्रव और द्रव, दोनों ही द्रव होंगे। दो पदार्थ मिले हैं इसलिए द्विअंगी विलयन है। इसमें एक ठोस एक द्रव होगा। ठोस विलय होगा, द्रव विलायक होगा। इसमें विलय और विलायक दोनों ही द्रव होंगे। तो ये दोनों प्रकार ही क्या है? द्विअंगी विलयन है, जिसमें दो पदार्थ मिले हों। इसको पहले पढ़ाया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए द्रवीय विलयन के प्रकार में हमने दो प्रकार के विलयन पढ़ने हैं, एक द्रव द्रव का विलयन, एक ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मैं वाष्प की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर द्रव में पानी में एल्कोहल मिला हो तो पानी को अगर गर्माएंगे तो पानी के साथ साथ एल्कोहल भी उड़ जाएगा। मतलब इसमें द्रव और द्रव के विलयन में क्या होंगे? दोनों वाष्पशील होंगे। दोनों कैसे होंगे? दोनों वाष्पशील। मतलब जब विलयन वाष्पशील हो, कैसा हो? वाष्पशील हो। दोनों कैसे होंगे? वाष्पशील होंगे। इसमें बात करते हैं। अब एक ठोस होगा और एक द्रव होगा। ठोस कौन होगा? विलय। द्रव कौन होगा? विलायक। पानी में चीनी मिला दो, पानी में चीनी मिला दो। अब पानी कैसा है? अब ये मत सोचना कि पानी में चीनी मिला दी है तो उसको जल्दी से घोल के पी ले, ग्लूकोन डी का काम करेगा। पीना नहीं है, बस मिलाना है, दिमाग में मिलाना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। पानी में हम जब क्या मिलाएंगे? चीनी। तो पानी कैसा होता है? द्रव होता है। और चीनी कैसा है? ठोस है। क्योंकि चीनी जो ठोस होता है ना, वो वाष्प में नहीं बदलता। चीनी कभी वाष्प में नहीं बदलता है, वाष्पशील नहीं होता। तो चीनी अवाष्पशील है। और द्रव मतलब पानी कैसा है? वाष्पशील। तो इसमें क्या होगा? विलय अवाष्पशील होगा। विलय कैसा होगा? अवाष्प अवाष्पशील। और विलायक कैसा होगा? विलायक वाष्पशील होगा। विलायक कैसा होगा? वाष्पशील। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ये वाला क्या है, द्रव का द्रव में विलयन, इसकी बात कर लेते हैं। द्रव का द्रव में विलयन देखते हैं। द्रव का द्रव में विलयन का वाष्प दाब, इसके वाष्प दाब की ही गणना करेंगे हम। हमें इसके किसकी गणना करनी है, वाष्प दाब का। द्रव में द्रव को मिलाओ और उस विलयन का वाष्प दाब निकाल लो। द्रव में क्या मिलाना है, द्रव में द्रव को मिलाओ। जैसे जैसे क्या करते हैं आप लोग, देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, अरे वो बहुत महान लोग होते हैं जो कहते हैं आप, तुम्हारे लिए एक पैक लगाने के बाद क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया हाजिर है, हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं, बदले में एक फूटी कौड़ी भी क्यों ना दे। ठीक है, नशा उतरने के बाद कुछ भी क्यों ना दे, एक छोटा सा टुकड़ा भी मांगोगे ना तब भी नहीं देंगे, मिट्टी का टुकड़ा नहीं देंगे, और पीने के बाद कहते हैं तू मेरा भाई है, हम तेरे लिए जान दे देंगे। ठीक है, तो उस द्रव में द्रव मिलाया जाता है, उसी दारू में क्या मिलाया जाता है, पानी। तो दारू और पानी की क्या है, द्रव है, तो वो द्रव और द्रव का विलयन हो गया। ठीक है, तो द्रव और द्रव का विलयन में हमें द्रव और द्रव के विलयन का क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है। देखिए हमने कहा हम उस लेवल के बंदे हैं, किस लेवल के, भैया हम तो 250 ग्राम पियेंगे और दिन भर नाचेंगे। ठीक है ना, अपने अगल बगल वालों को देखते हैं, पीने के बाद वो कहते हैं हम ही राजा हैं, राजा वाली मेंटालिटी रखने लगते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, ये एक विलयन हमने बनाया, इसमें जो विलय है, इसमें जो विलय है, एक विलय होगा, एक विलय होगा, वो भी द्रव में होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा विलायक होगा, वो भी क्या होगा, द्रव ही होगा। मतलब दोनों ही क्या होंगे, एक विलय होगा और एक विलायक। विलय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा। विलय को हम ए मान लेते हैं और विलायक को हम बी मान लेते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, माना एक विलयन है जिसमें ए विलय और बी विलायक है, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, अगर ए और बी को मिलाओगे तो टोटल विलयन बन जाएगा, और टोटल विलयन का वाष्प दाब हम मान लेंगे पी है। इस विलयन का वाष्प दाब कितना मान लेते हैं, पी है। अभी हम लिख के समझा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ, माना माना किसी द्रव में किसी विलयन में ए क्या है, विलय, ए तथा बी बी क्या है, विलायक उपस्थित है, उपस्थित है। विलयन का विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब पी है। ठीक है, क्या है, पी है। तथा तथा विलय व विलायक, विलय व विलायक का विलय व विलायक का आंशिक वाष्प दाब, कौन सा, आंशिक वाष्प दाब P1 व P2 है। हमने क्या लिखा, मान लो एक विलयन था, विलयन में ए क्या है, विलय, बी क्या है, विलायक, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना मान लिए, पी है। पी पी भी लिख सकते हैं, पीएस भी लिख सकते हैं। इसमें से विलय है और विलायक है, विलय का आंशिक दाब P1, विलायक का आंशिक दाब P2। समझ में आ रहा है, और विलय का मूल प्रभाज, विलय का विलय का आगे लिखते हैं मूल प्रभाज, विलय का, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज। विलय का मूल प्रभाज कितना हो गया, मान लेते हैं x1 है, विलय का मूल प्रभाज कितना है, x1। चलो इसको मिटा के यहाँ हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम है इसलिए हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ मिटा के इसको मिटा ही दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ लिख रहे हैं विलय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज x1 तथा विलायक का मूल प्रभाज
का मोल प्रभाज कितना है, x2 है। ठीक है, कितना है, x2 है। अब आगे देखो, आगे हम समझते हैं ना, आगे एक वैज्ञानिक का नाम हम लेंगे। वो वैज्ञानिक कौन है, राउल्ट। इसी में हमें समझना है राउल्ट का नियम। कौन सा नियम, राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि एक वैज्ञानिक थे फ्रेंच के, फ्रेंच रसायनज्ञ, फ्रेंच रसायनज्ञ, फ्रेंच रसायनज्ञ। ठीक है, फ्रेंच रसायनज्ञ, फ्रेंच के जो केमिस्ट्री के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था, राउल्ट, फ्रेंच रसायनज्ञ राउल्ट। सन 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में इनके बीच, इनके बीच, इन सभी के बीच, जो भी मैंने लिखा माना में, इनके बीच मात्रात्मक संबंध दिया, मात्रात्मक, मात्रात्मक संबंध दिया, संबंध दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जिसे किसका नियम कहते हैं, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, इन सभी के बीच, जो हमने अभी माना में लिखा है, इन सभी के बीच राउल्ट ने क्या किया, एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है, आगे समझते हैं। इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, नियमानुसार, इस नियमानुसार क्या है कि विलयन वाष्पशील, वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके आंशिक दाब, उसके मूल अंश के, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखा गया है, उन्होंने क्या कहा कि वाष्पशील विलयन में, ये विलयन कैसा है, वाष्पशील, वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, दो अवयव हैं, एक ए है एक बी है, ए का आंशिक दाब कितना माना, पी ए, बी का आंशिक दाब कितना माना, पी टू। प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ए का मूल अंश कितना है, x1, बी का मूल अंश कितना है, x2, तो उसके समानुपाती होता है। ठीक है, आगे इस रूल को हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं। देखिए, इसको मिटाएंगे, आप लिख लेंगे ये पहले। आगे देखिए इन्होंने क्या बताया, इसको थोड़ा सा और हम आगे लिखते हैं। भाई ध्यान इधर दो, पी के सो तो नहीं गए। देखिए, अब क्या होगा, इसमें कह रहा है कि वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, पहले अवयव के लिए, अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए, ए के लिए, ए वाला जो अवयव था उसका आंशिक दाब कितना था, P1, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होगा, तो उसका मूल अंश कितना होता है, x1। अवयव ए के लिखा आंशिक दाब P1, मूल अंश x1, तो लिखेंगे x1। प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो P1 बराबर आता है P नॉट और x1, P नॉट 1 और x1। ये P नॉट क्या है, जहां लिख दे रहा हूं यहाँ, जहां P नॉट 1 जो है या P नॉट जो है समान ताप पर, समान ताप पर शुद्ध घटक का, शुद्ध घटक का वाष्प दाब है। क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, मतलब पी नॉट क्या है, वाष्प दाब है, घटक ए का वाष्प दाब है, इसलिए पी नॉट 1 लगा दिया। पी नॉट क्या है, वाष्प दाब है समान ताप पर, किसका, घटक ए का। सेम ऐसे अवयव 2 के लिए करेंगे, अवयव बी के लिए, अवयव बी के लिए इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होगा, तो बी का आंशिक दाब P2, इसका मूल अंश कितना है, x2। ठीक है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ P नॉट 2 आएगा और x2 हो जाएगा। P नॉट 2 क्या है, P नॉट 2 क्या है, ये भी क्या है, शुद्ध घटक का वाष्प दाब, शुद्ध घटक, कौन है शुद्ध घटक इसमें, बी, शुद्ध घटक बी का वाष्प दाब।
इसमें शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब, ठीक है, ए का वाष्प दाब समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया कि P1 बराबर P1 नॉट x1 और P2 बराबर P1 नॉट x2। ये P1 क्या है, P1 क्या है, घटक ए का आंशिक दाब, P2 क्या है, घटक बी का आंशिक दाब, P1 नॉट क्या है, ए का वाष्प दाब, P2 नॉट क्या है, बी का वाष्प दाब, x1 क्या है, मोल प्रभाज ए का, और x2 क्या है, मोल प्रभाज बी का, ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे, इसको मन करेगा समीकरण 1 बना लीजिए या तो रहने दीजिए, ठीक है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। आगे देखिए, आगे जो है एक डाल्टन ने अपना नियम दिया था, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। उस नियम को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लेंगे। देखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ठीक है, लिखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अब देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कह रहा है ना, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कह रहा है कि जो विलेन बना था, विलेन अभी मैंने बनाया था, विलेन में दो लोग हैं, कौन कौन, विलय और विलायक। ये P1 क्या है, ए का आंशिक दाब, P2 क्या है, बी का आंशिक दाब। तो डाल्टन का आंशिक दाब कह रहा है कि विलेन का जो कुल आंशिक दाब होता है, विलेन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, विलेन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित अवयव के आंशिक आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा जो हमारा विलयन बना था, अभी मैंने समझाया था कि इस विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है, P है, आंशिक वाष्प दाब P1 है ए का, और बी का आंशिक दाब वाष्प दाब P2 है। समझ में आया। तो इन्होंने बताया कि था कि इस विलयन का अगर हमें कुल वाष्प दाब निकालना है ना, तो इनके आंशिक वाष्प दाबों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, मैं पी कुल लिख रहा हूं या पी भी लिख सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा, आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब कितना है, P1 और P2 माने हो अभी, ठीक है, इनका आंशिक दाब कितना है, P1 और P2, तो लिखेंगे P1 प्लस P2। तो P कुल बराबर कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, P1 का मतलब कितना है, P1 नॉट x1, P1 नॉट x1 प्लस में P2 का मतलब कितना है, P2 नॉट x2, ठीक है। ये P1, ये जो P1 है ये A का आंशिक दाब है, और A का आंशिक दाब यहाँ से ले लेंगे इतना, और ये P2 क्या है, B का आंशिक दाब है, B का आंशिक दाब यहाँ से ले लेंगे इतना। तो कुल कुल जो है वाष्प दाब विलयन का इतना आ जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और हम मिटाएंगे और आगे भी लिखेंगे। आगे देखिए क्या होता है कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है, अगर आपने मूल प्रभाज पढ़ा है तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। ये x1 क्या है, ए का मूल प्रभाज, x2 क्या है, बी का मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। अगर यहाँ मैं x1 का मान निकालना चाहूंगा तो x माइनस x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, इसको उधर भेज देंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो P कुल बराबर क्या हो जाएगा, P कुल बराबर P1 नॉट 1 हो जाएगा, और इसकी जगह x1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 प्लस में P2 नॉट x2 हो जाएगा, P2 नॉट x2, P1 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो P कुल बराबर कितना हो जाएगा, P1 नॉट अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस P1 नॉट और x2 हो गया, प्लस में P2 और x2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे जहां जहां x2 है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो P कुल बराबर, हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं P1 नॉट, इसको पहले लिखेंगे, इसको पीछे कर दे रहे हैं, तो प्लस लगाएंगे P2 x2 प्लस माइनस में, ये माइनस में है इसको मैं पीछे लिख रहा हूँ, माइनस P नॉट 1 और x2, ठीक है।
अब इसमें इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, x2 कॉमन है ना, x2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो P1 आगे क्या हो जाएगा, P कुल, P कुल बराबर P01 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से P2 माइनस P1, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और यहाँ से x2। यही होता है हमारा फार्मूला। किसका फार्मूला है ये किसका फार्मूला आ गया, कुल वाष्प दाब का, विलयन के कुल वाष्प दाब का। x2 क्या है, B का या अवयव 2 का मोल प्रभाज है, ये B का मोल प्रभाज है। P2 और P1 क्या है, P2 और P1 वाष्प दाब है, ये दो B का वाष्प दाब है और A का वाष्प दाब ये है, ये A का वाष्प दाब है, और P कुल क्या है, टोटल विलयन का वाष्प दाब है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से फार्मूला बन गया। अब देखिए आगे, आगे देखिए, अगर ना हम लिख रहे हैं थोड़ा सा आगे, आगे थोड़ा सा लिख रहे हैं, या उससे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ किसके किसके मध्य बनाना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ग्राफ तभी समझ में आएगा, ठीक है, ग्राफ तभी समझ में आएगा। मान लीजिए ये कौन सा अक्ष होता है, x, ये कौन सा अक्ष होता है, y, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ x1 बराबर हमने 1 ले लिया, x1 बराबर 1 हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि x1 प्लस x2, यहाँ लिख रहा हूँ x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। अगर x1 का मान 1 हो जाएगा तो x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो x2 का मान मान लो 0 हो गया, x2 बराबर 0। अब फिर इसी जगह हम दूसरे पॉइंट पे क्या ले रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर हम ले रहे हैं x2 बराबर 1। यहाँ अगर x2 बराबर 1 है तो यहाँ x1 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने जो a का मूल प्रभाज है 1 मान लिया, तो b का मूल प्रभाज 0 हो जाएगा। यहाँ हमने b के मूल प्रभाज को 1 मान लिया, तो a का मूल प्रभाज 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मुझे इस फार्मूले का प्रयोग करके। देखिए इधर x1 बराबर इस पॉइंट पर x1 बराबर 1 है, मतलब ये जो x1 है ना, इसका मूल प्रभाज कितना है, 1 है। हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो इसका मूल प्रभाज कितना हो जा रहा है, 0। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर मूल प्रभाज घट रहा है, मूल प्रभाज घट रहा है। तो इस फार्मूले से आपको सेम सही से दिख रहा है, इस सही से एकदम पता चल रहा है कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, अगर इसका मूल प्रभाज घट रहा है, ये मूल प्रभाज घट रहा है, तो वाष्प दाब भी घट जाएगा, वाष्प दाब भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है। या अभी हमने बताया है कि आंशिक दाब जो होता है, आंशिक वाष्प दाब जो होता है P1, वो इसके P01 होता है और x1 होता है, अभी हमने निकलवाया है, ठीक है। ये ऐसे समझ लो, आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उसके मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P1 बराबर अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाओगे तो P101 और x1 आ जाएगा। P01 का मतलब है कि ये 1 का या a का वाष्प दाब है, P1 का मतलब है ये आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा इस फार्मूले का प्रयोग करके। सेम ऐसे क्या कर देंगे, P2 बराबर P02 और x2 हो जाएगा। इन दोनों फार्मूलों को देखिए और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। हमने कहा x1 का मूल प्रभाज यहाँ 1 है, इधर जाने पर, इधर जाने पर x1 का मूल प्रभाज घट रहा है, इधर जाने पर x1 का मूल प्रभाज घट रहा है। समझ में आ रहा है। इधर जाने पर क्या हो रहा है, x1 का मूल प्रभाज घट रहा है। अरे सॉरी, हमने थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया, देखिए कैसे है, यही बातें यही है। x1 बराबर अगर 1 होगा, ठीक है, यहाँ x1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो इस पॉइंट पर x2 बराबर कितना होगा, 0। समझ में आया। यहाँ x1 बराबर अगर 1 है तो x2 बराबर 0। यहाँ से यहाँ जाने पर हम मान रहे हैं कि x1 बराबर 0 है, तो x2 बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया। ये समझ में आ ही रहा होगा भाई। यहाँ x1 बराबर 1, यहाँ x1 बराबर कितना है, 1 है, और यहाँ मान लो यहाँ जब x1 बराबर 1 है तो x2 बराबर कितना रहा होगा, 0। ये तो पता ही चल रहा है ना। और यहाँ मान ले रहे हैं कि x1 बराबर 0 है तो x2 बराबर 1 हो गया। अब इसको इसको कंपेरिजन करिए, x1 का मान यहाँ से यहाँ जाने पर घट रहा है, 0 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। इसका मतलब अगर ग्राफ में अगर हम इधर जाएंगे, ग्राफ में इधर जाएंगे तो x1 घट जाएगा। x1 जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, x1 जो है P1 जो है आंशिक दाब जो है x1 पर डिपेंड करता है। मतलब अगर x1 घटेगा तो P1 भी घट जाएगा, ये भी घटेगा तो ये भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इधर जाने पर x1 घट रहा है, इसलिए P1 भी घट जाएगा, मतलब आंशिक दाब घट जाएगा। तो आंशिक दाब इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं पूरा, इस तरीके से। तो इधर जाने पर मान लीजिए आंशिक दाब इस तरीके से घट जाएगा, ठीक है।
घट जाएगा। क्यों घट गया? क्योंकि उसका मोल प्रभाज घट जाएगा। यहाँ x1 1 है, यहाँ x1 0 है, तो इधर से इधर जाने पर मोल प्रभाज घट रहा है 1 का। जब ये मोल प्रभाज घट जाएगा तो इसका आंशिक दाब भी घट जाएगा। ठीक है, इसका आंशिक दाब भी घट जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? इसका ये आंशिक दाब का ये ग्राफ है। इधर हम लिख सकते हैं P1 बराबर P01 और x1। समझ में आया? इधर देखो x2 का मान 0 है, लेकिन यहां से यहां जाने पर x2 का मान 1 हो जा रहा है। मतलब इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? x2 का मान बढ़ रहा है। x2 का मान बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो P2 भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर x2 बढ़ रहा है, मतलब P2 भी बढ़ेगा। P2 बढ़ेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? P2 बराबर P02 और x2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी? क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि x2 बढ़ रहा है। x2 बढ़ेगा तो P2 भी बढ़ जाएगा। ये जो है ये P01 को दिखा रहा है और ये जो है P02 को दिखा रहा है। अब ये x1 का ग्राफ है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ये वाला ग्राफ किसको दिखा रहा है? आंशिक वाष्प दाब A का। ये वाला किसको दिखा रहा है? आंशिक वाष्प दाब B का। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। भैया ये जो है, अरे बहु देखो ध्यान से, समझ में आई यही कुल? हाँ, इतना आसान से पढ़ावत है। ई जोन बाय एका देखो, ई जोन बाय ई नीचे आवत वगैरह हुआ काहे नीचे आवत बाय? यहाँ देखो x1 का मान यहाँ से यहाँ 1 से 0 होत बा। x1 का मान जब 1 से 0 होत बा मतलब x1 कम होत बा, तो P1 कम हो जाएगी। यहाँ पे P1 नीचे आ जात बा। x1 अगर 0 तो P1 भी 0, यहाँ P1 0 हुई गए। इधर से इधर जाए पे x1 बढ़ जाता बा। देखो ना, x2 बढ़ जाता बा। x2 यहाँ 0 बा, यहाँ 1 बा। जब x2 यहाँ से यहाँ जाए बढ़ जाता बा, तो ये पॉइंटिया पे x2 जब 0 बा, तो ये पॉइंटिया पे x2 जब 0 बा, तो P2 तो 0 रहा हुई, तो यहाँ 0 बा। फिर जब x2 जैसे जैसे बढ़त बा तो P2 बढ़ जाता बा। अब ई का हो, ई कौन दिखावत बा? ई का दिखावत बा? ये 1 के जो है आंशिक दाब दिखावत बा। ई का दिखावत बा? 2 के आंशिक दाब दिखावत बा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या दिखाएगा? टोटल विलयन का वाष्प दाब दिखाएगा। समझ में आया? किसको दिखाएगा? विलयन का वाष्प दाब दिखाएगा। ठीक है, ये ऐसे, तो इसे हम लिख सकते हैं पी कुल बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, ये P1 और P2 कुल दिखा रहा है। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए। ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। तो आदर्श विलयन ही ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। आगे इसके बाद बताया जाएगा आदर्श विलयन। ठीक है, अब उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा? अगर वाष्प अवस्था में, किसमें? वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। वाष्प अवस्था में कौन सा दाब है? आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में। तो P1 क्या है? एक अवांशिक दाब। P1 बराबर Y1 इंटू P कुल हो जाएगा, P कुल। ऐसे P2 बराबर क्या हो जाएगा? Y2 इंटू P कुल हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? समझा रहे हैं भैया। देखो, P1 क्या है? A का आंशिक दाब। P2 क्या है? B का आंशिक दाब। Y1 और Y2 देखो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पड़ रहे हैं ना, तो Y1 व Y2 वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है। वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है। वाष्प अवस्था में क्या है? मोल प्रभाज है। ठीक है, और P कुल क्या है? विलयन का टोटल वाष्प दाब है। अब अगर वाष्प अवस्था में कहेगा तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा होगा? इस फार्मूले को भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये इतना समझ में आया होगा, ये राउल्ट का नियम था। ठीक है, अब हमने कहा था कि हमने दो प्रकार के चीजों के बारे में पढ़ना है। एक जब दोनों वाष्पशील हो, एक जब एक अवाष्पशील हो, दूसरा वाष्पशील हो। तो अब आएगा जो है, एक अवाष्पशील होगा और दूसरा वाष्पशील होगा, मतलब पानी और चीनी का विलयन मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हमें पढ़ना है वाष्प दाब अवनमन। इसमें पढ़ेंगे वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब में कमी। ठीक है, उसके बाद समझना है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन समझना है।
वाष्प दाब में कमी किस प्रकार से होती है, इसी को जब हम ठोस और द्रव का विलयन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे वाष्प दाब का अनुमान। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम एक राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल बता रहे हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी का एक प्रश्न लेते हैं हम, ठीक है। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ प्रश्न लिखा है। प्रश्न क्या है हमारे पास, देखते हैं। प्रश्न दिया गया है एनसीईआरटी का कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव, मैं लिख दे रहा हूं, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव ए एवं बी, ए एवं बी, बी के वाष्प दाब, के वाष्प दाब, के वाष्प दाब क्रमशः, ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 mm एवं 750 mmHg, ये भी वही है, सेम mmHg है, mmHg है। यदि यदि कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब कितना दे रहा है, 600 mmHg, 600 mmHg, ठीक है। हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। द्रव मिश्रण का क्या ज्ञात करना है, संगठन ज्ञात करना है, ठीक है। साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए, वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, जो भी हमें दिया गया है हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं सिंपली, ठीक है। ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः दिए गए हैं। ए और बी का वाष्प दाब कहा है, आंशिक वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब नहीं कहा है। तो ए और बी का वाष्प दाब है, मतलब ये दिया है पी नॉट ए, पी नॉट ए को हम 1 भी मान सकते हैं, कितना दिया है 450, ठीक है। और एक दिया है पी नॉट बी, पी नॉट बी कितना दिया है 750 mmHg, mmHg, mmHg। और कहा है यदि कुल वाष्प दाब, मतलब विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब मतलब पी कुल कितना है 600 mmHg, 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात करना है। द्रव मिश्रण का संगठन मतलब मूल प्रभाज x1 व x2 निकालना है, x1 व x2 निकालना है। हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, लगाएंगे जो भी है। हमारे पास फार्मूला है पी कुल बराबर क्या है, पी कुल बराबर अभी हमने लिखा था कि पी कुल बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 प्लस P2, P1 का मान कितना हो, P1 क्या है आंशिक वाष्प दाब, और आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या लिखा था मैंने, P नॉट 1 और इंटू x1 प्लस P नॉट 2 इंटू x2, 1a है और 2b है, तो इसे हम यहाँ 1 नहीं a लिख रहे हैं, ठीक है, a और इसे b लिख रहे हैं, ये बी का काम करेगा, समझ में आ रहा है, 1 और 2, ये हो जाएगा। आगे देखो क्या हो जाएगा, पी कुल, आगे देखो क्या हो जाएगा। आगे हमने कहा था कि देखो हम डायरेक्ट फार्मूला ये लगा सकते हैं, क्या, पी कुल बराबर P1 नॉट, ठीक है, प्लस में P2 नॉट माइनस P1 नॉट और इंटू में x2, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। अभी मैंने निकाला है ना ये फार्मूला, अभी तो मैंने निकाला है डिराइव करके, अभी बताया आप सभी को। तो इस ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी लगा सकते हो जो मैंने निकाला था, ठीक है। ये होता है पी कुल का मान कितना है, पी कुल का मान कितना है 600 है, ठीक है 600। तो यहाँ पी कुल ही भी लिखते हैं, पी कुल इस वाले फार्मूले से भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। पी कुल का मान देखो, पी कुल का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, पी कुल का मान कितना है 600 बराबर पी नॉट ए, पी नॉट ए जो है कितना है, ये 450 है, पी नॉट ए कितना है 450, तो लिखे हैं 450, गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में है एक्स ए, एक्स ए हो जाएगा, प्लस में
प्लस में कितना हो जाएगा, ये 750, कितना हो जाएगा 750। तो ये वाला जब हम फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी करने के लिए यही लगा रहे हैं, ठीक है। अब इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये काफी आसान है, इस पे रख देंगे फार्मूले पे। ये 600 हो जाएगा बराबर P1 नॉट मतलब कितना है 450, 450 प्लस में ये है 750 माइनस ये कितना है, ये देखो कितना है, ये है 450 और इनटू में x2 तो चाहिए ही हमको, ये x2 तो चाहिए। फिर 600, 600 बराबर 450 और प्लस में इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300, 300 x2, 300 x2, ये प्लस उधर भेज देंगे तो 300 x2 बराबर 600, 600 माइनस 450, x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। और x2 को इसके बटे में भेजेंगे तो 300 हो जाएगा, 250, x2 का मान कितना आ गया 250 बटे में 300, ठीक है। यही फार्मूला है, एक बार आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, हमने सही रखा है ना, पी कुल कितना है 600, सही है। ये 750 हमने रखा, P2 नॉट 750 माइनस P1 सही है, फिर P1 नॉट सही है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हमने घटाया तो 300, 300 और x2 आ गया, प्लस में 450 घट जाएगा, घट जाएगा तो 250 ही बचेगा, आधा 500 सॉरी 150 बचेगा, 150 बचेगा, ठीक है। तो 150 बचेगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5, मतलब x2 का मान कितना आ गया 0.5, इतना आ गया। मूल प्रभाज x2 का आया है, अब x2 का मूल प्रभाज 0.5 आ गया। आप सभी को पता है, क्या पता है, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, ठीक है। अब x2 का मान अगर 0.5 है तो x1 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, प्लस वाला है इधर जाएगा माइनस, तो ये भी मान x1 का मान भी कितना आ जाएगा, ये भी मान आ जाएगा 0.5, ठीक है। अरे भाई खुद ही सोचो ना, एक 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 होता है दोनों का योग, उसमें से एक का आधा है, एक का मान जब आधा है तो दूसरे का भी तो आधा होगा, बस ये हो जाएगा। दोनों का मूल प्रभाज आ गया x1 और x2 का, मतलब x1 बराबर 0.5 ये हो गया और x2 बराबर भी 0.5 हो गया, ये अब लग गया, ठीक है। देखो इससे कितने आसानी से लग गया, अभी इससे करते थोड़ा समय लग जाता। अब ये हो गया, इतनी बात तो हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, आगे क्या क्या है, साथ ही वाष्प प्रावस्था का भी संगठन ज्ञात कीजिए। अब हमें कहा है वाष्प प्रावस्था, इसको नोट कर लेंगे। वाष्प प्रावस्था का संगठन ज्ञात करना है तो हमें क्या रूल लगाना है, देखो वाष्प प्रावस्था के लिए ये फार्मूला नहीं यूज होगा। वाष्प प्रावस्था के लिए अभी मैंने बताया कि वाष्प वाष्प में आंशिक दाब P1 बराबर क्या हो जाता है Y1 और P कुल, Y1 और P कुल, ये एक के लिए है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा P2 बराबर Y2 और P कुल, ठीक है, ये दूसरे के लिए हो जाएगा। भाई यही फार्मूला लगाना है। वाष्प अवस्था में हमें संगठन निकालना है, संगठन का मतलब Y1 और Y2 निकालना है, Y1 और Y2 निकालना है। ये P1 क्या है आंशिक दाब, कहीं आंशिक दाब दिया है, कहीं आंशिक दाब दिया है, नहीं दिया है तो पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, P1 बराबर क्या होता है P1 नॉट इंटू x1, P1 बराबर कितना हो जाएगा, P1 नॉट का मान कितना है, यही PA है, ठीक है। ए ही बना लेते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो ए ही इसको बना लेते हैं। तो PA बराबर कितना हो जाएगा P1 नॉट का मान कितना है 450 गुणे ए, एक्स ए का मान कितना निकाले हो 0.5 निकाले हो ना, अभी अभी तो निकाले हो x1 और x2 का मान 0.5, ठीक है। तो पी ए बराबर कितना हो गया, पी ए बराबर कितना हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मान लीजिए 5 हो गया, 5 का 5 और 4 × 5 = 20 और 2 = 22 हो जाएगा, इतना mmHg आ जाएगा, ये आ गया। पी ए का आंशिक दाब आ गया। ऐसे पी बी निकालेंगे तो P0B और इंटू में एक्स बी हो जाएगा। पी बी बराबर P0B का 750 है, एक्स बी का भी 0.5 आया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी 5, 5 का 5, 7 × 5 = 35, 2 = 37, 375 mmHg आ जाएगा। दोनों का मान निकल गया। अब दोनों का मान निकल गया, पी ए पी बी में निकल गया, मतलब P1 और P2 निकल गया। पी कुल पहले से पता है, दिया गया है, Y1 और Y2 नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, काफी आसान है, आप ही लोग अब कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करोगे देखो, आगे कैसे करोगे, आगे हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में रखेंगे तो y1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो नीचे आ जाएगा, तो P1 बटे P कुल, P1 बटे P कुल, तो y1 बराबर P1 का मान कितना निकाले हो, ये देखो P1 मतलब PA, P1 मतलब PA, ए ही मान लो इसको, ये मान लो, ठीक है।
इसे ए ही मान लेते हैं, तो चलो ए ही मान लेते हैं क्योंकि यहाँ ए करके दिया है, इसको हम बी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ बी करके दिया है। ठीक है, y1 का मान कितना आ जाएगा, पी ए का मान कितना आया 225 बटे पी कुल का मान कितना है 600, 225 बटे 600, इसको काटोगे तो 0.3 3 22, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18 और उसके बाद 4 45, 6 7 6 42, 7 6 42, 0.37 आएगा। अब ये वाई ए आ गया, हमको पता है कि दोनों का योग कितना होता है एक, तो एक में से घटाएंगे तो वाई बी आ जाएगा, एक में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा वाई बी। तो यहाँ देखिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई बी, इसी फार्मूले से वाई बी बराबर पी ए बटे पी कुल, पी ए बटे पी कुल, तो वाई ए बराबर पी ए का मान कितना है, इतना कितना 375, 375 बटे पी कुल कितना है 600, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.63, 6.3 आएगा, 0.63, ठीक है, कितना आएगा 0.63, इतना आ गया, वाई बी आ गया। ठीक है, या हम इसके मान को एक में से घटा के निकाल सकते हैं, हमें पता है वाई ए प्लस वाई बी, मतलब ये ए क्या है मूल प्रभाज्य वाष्प अवस्था में ए का, वाई बी क्या है मूल प्रभाज्य वाष्प अवस्था में, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। वाई ए का मान पता है तो वाई बी बराबर 1 माइनस 0.37, वाई ए का मान यहाँ से तो कितना आ जाएगा 0.63 आएगा। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। आप धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा।